You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. श्रावणी, कल आपने टाइम से ज्वाइन नहीं किया था क्या क्लास? नहीं सर, मैं बाहर थी, वहाँ पे नेटवर्क अनस्टेबल था, इसीलिए मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया और लीव भी हो गई थी जल्दी। कल आपका मीटिंग मतलब ड्यूरेशन सिर्फ 16 मिनट्स का है। बहुत सारे बच्चे टाइम से ज्वाइन नहीं कर रहे और बीच बीच में मीटिंग लीव कर रहे हैं, और मीटिंग ड्यूरेशन लगभग 1.5 घंटे का जो मीटिंग होता है उसमें उनका 50 मिनट्स, किसी का 40 मिनट्स। और कुछ कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट मिनट से फर्स्ट ज्वाइन रहते हैं, बट वो सिर्फ 5 या 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका मीटिंग आवर लगभग बराबर रहता है या 1-2 मिनट का डिफरेंस रहता है, नहीं तो मैक्सिमम 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे। इस तरह से तो फिर कंटेंट मिस हो रहा है। बाद में कितना देख रहे हो, कर रहे हो, मुझे नहीं पता, बट दिस इज नॉट राइट वे। ओके, सो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिवाय इस बात के कि वहाँ पर x कुछ भी वैल्यू ले सकता है और यहाँ पर जो x है वो गामा होगा। और गामा क्या है? दैट इज वैल्यू ग्रेटर देन 1। 3 तरह के गैसेस के लिए ये गामा का वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले बता दिया था। अब दिक्कत 2-3 तब आती है जब देखो, अभी क्लास में बच्चा नहीं है मल्हार, और नो वन गोइंग टू टॉक विथ हिम, जो भी हम अभी कुछ बोल रहे हैं। इतना शार्प बच्चा है, रेगुलर क्लास अटेंड करता है, बावजूद इसके कि ही इज वेरी गुड। सुन नहीं रहे इसलिए हम उसके बारे में बता रहे हैं। रेगुलरली क्लास अटेंड करता है, सबसे पहले मीटिंग अटेंड करता है विद इन 2 to 3 मतलब
हार्डली कभी ऐसा हुआ होगा कि उसके पहले 2-3 बच्चे मैक्सिमम ज्वाइन किए होंगे तो क्या होंगे, चौथा बच्चा वो होता है, कभी कभी तो फर्स्ट ही होता है। मीटिंग में कभी लेट नहीं होता है, हार्डली एक आध क्लास मिस किया होगा, और वो भी आज उसने 5 मिनट उसका लेट होगा तो उसने अभी मैसेज करके बताया कि सर 5 मिनट हम लेट होंगे, थोड़ा नेटवर्क इशू है। जनरली आई डोंट टॉक अबाउट स्टूडेंट पर्टिकुलरली, लेकिन देखो जो बच्चे अच्छे होते हैं वो क्यों अच्छे होते हैं ये चीज समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ सब्जेक्ट में अच्छा होना और पढ़ाई में अच्छे होना और दिमाग अच्छा है इसलिए अच्छा है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी क्वालिटी इनबिल्ट होती हैं जिसके कारण वो अच्छा होता है। तो मैं बार बार कहता हूं कि अच्छा बनने के लिए अपने को बहुत सारे तरीकों से अच्छा होना पड़ता है। हम सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ के अच्छे बनने की कोशिश करने में लगे हैं और हम एक्चुअल में चीजों को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो हम कभी भी सब्जेक्ट में भी अच्छे नहीं बनेंगे, दैट फॉर श्योर। अगर हमको अच्छा करना है तो हमको हर तरीके से अच्छा करने का आदत डालना पड़ेगा, एक्सक्यूज को मिनिमाइज करना पड़ेगा। और अब आप लोग बड़े हो रहे हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं, हर चीज के लिए आपको कोई पुश करे, हर चीज के लिए कोई आपको पुल करे, ये अब आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, और जो करने वाला है उसके लिए भी थोड़ा सा ये हेजिटेटिंग होगा। 8, 9, 10th के बच्चों को एक लिमिट तक पुश करना, इवन 11th में भी एक लिमिट तक हम बच्चों को फिर भी पुश करते हैं, लेकिन 12th में जैसे ही बच्चा आता है तब लगभग उसको पुश करना मुश्किल होता है, क्योंकि फिर वो उसको इरिटेटिंग लगती है चीजें। और जब तक वो खुद से इंटरेस्टेड नहीं होगा, खुद से वो अपना चॉइस नहीं बनाएगा कि नहीं हमको ये करना है, तब तक हम एक लिमिट ज्यादा उसको उसके लिए मजबूर नहीं कर सकते। पहले की बात थी कि पहले टीचर एक लिमिट से ज्यादा भी जाके मजबूर करते थे, मैं खुद करता था, पेरेंट्स भी मतलब अपने बच्चे को मजबूर करते थे एक लिमिट से आगे करके। लेकिन चीजें अब बहुत चेंज हो गई है, पिछले 10-15 साल में चीजें बहुत तरीके से चेंज हुई हैं। अब कोई भी एक लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना चाहता, और ये अच्छा भी है। तो अगर आप अच्छी चीजें, अच्छी आदतें नहीं बनाएंगे तो उसका इफेक्ट हर जगह दिखेगा। इट्स नॉट कि सिर्फ पढ़ाई में हम अच्छे नहीं है, पढ़ाई एक आउटकम है हमारी सारी आदतों का, हमारी सारे जो भी आदतें हैं हमारी, एक पढ़ाई आउटकम है। कम मतलब अगर हम मेंटली बहुत अच्छे नहीं है, दिमाग से बहुत अच्छे नहीं है, तो थोड़ा मेरा कम स्कोर आएगा, लाइक 180 में 160 140 आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे मतलब हम चीजों को रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं। एक एवरेज स्कोर जनरेट करने के लिए सिंपली अच्छे तरीके से ढंग से काम करना होता है, ईमानदारी के साथ, दैट्स इट। जो भी बच्चा इस बात को समझता है वो धीरे 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 गेन कर ही लेता है, सिलेक्शन हो ही जाता है उसका। हाँ, उसमें जो और अच्छा करते हैं, जो एक जील के साथ पढ़ाई करते हैं, उनका फिर रैंक बनता है, वो रैंक लेवल पर अच्छा करते हैं। तो ये सब चीजें अब आप लोग को समझनी पड़ेंगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर समझिए। पेरेंट्स का, जो टीचर आपको पढ़ाता है उसका भी, उसने आपके ऊपर समय दिया है, तो आपका फर्ज बनता है कि उसको आप अच्छे से सीखें, करें, कुछ अच्छा उससे लेके जाए। हम लोग ये वाला जो डिस्कशन है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कर्व, इसके बारे में कल बात कर रहे थे। ये कर्व जो पहला डायग्राम है, ये दोनों एक ही पॉइंट से अगर कॉम्प्रेशन हो तो और एक्सपेंशन हो तो ये सबसे बढ़िया डायग्राम है इस बात को समझने के लिए कि कौन सा ग्राफ ऊपर होता है और कौन सा ग्राफ नीचे होता है। एक्सपेंशन में यू कैन सी आइसोथर्मल का ग्राफ ऊपर होता है, एडियाबेटिक का ग्राफ नीचे होता है। और कॉम्प्रेशन की बात हो, अगर वॉल्यूम कम हो रहा हो कॉम्प्रेशन, तो उसमें एडियाबेटिक का ग्राफ ऊपर और आइसोथर्मल का ग्राफ नीचे।
रीजन क्या है? स्लोप के बारे में हमने बताया था। अगर हमको आंसर लिखना है कैसा क्यों होता है, तो जस्ट स्लोप को हम बता देंगे कि एडियाबेटिक का स्लोप गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल होता है। क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। तो ये जो डीपी बाई डीवी यहाँ पर मॉड लगा दिया है, अगर यहाँ पर मॉड अगर हम नहीं लगाए, जो कल हमने किया था, डीपी बाई डीवी फॉर एडियाबेटिक ये हमारा होता है माइनस पी बाई वी। और यही डीपी बाई डीवी और आइसोथर्मल, सॉरी गामा पी बाई वी, गामा छूट गया, और आइसोथर्मल ये हमारा होता है माइनस पी बाई वी। माइनस साइन को काउंट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अगर मॉड लगा दिया, ये देखो मॉड लगा दिया, तो ये इनइक्वालिटी सही हो गया। अब क्वेश्चन में मॉड लगा के पूछ रहा है या मॉड बिना लगाए पूछ रहा है, ये चीज हमको केयरफुली देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ एक मॉड से ही आंसर हमारा उल्टा हो जाएगा। इसलिए यहां पर अगर क्लैरिटी अच्छी नहीं बनी तो दिक्कत होती है बच्चों को। सारा कुछ पढ़ा हुआ, जब यही से क्वेश्चन बनने का बात है और सबसे ज्यादा दिक्कत अगर यही पर होगी, तब तो हमारा पूरा पढ़ना ही बेकार है। दूसरी बात कि वर्क डन के बारे में, जैसे मैंने कल भी बताया था कि एक्सपेंशन के केस में अगर हम वर्क डन की बात करेंगे तो आइसोथर्मल के लिए जो एरिया होगा, अगर फाइनल वॉल्यूम अगर हमने सेम ले लिया तो ये एरिया हो जाएगा यहां से यहां तक, ये बड़ा एरिया है। और अगर एडियाबेटिक के लिए एरिया देखोगे तो ये सिर्फ ये नीचे वाला एरिया होगा, तो ये एरिया छोटा है। तो नो डाउट हम लोग वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ये लिख सकते हैं। लेकिन कंप्रेशन की अगर बात की जाए, जब कंप्रेशन की बात करें यहां से यहां, तब भी अगर तुम एरिया देखोगे तो चूंकि एडियाबेटिक ऊपर चला गया है तो उसका एरिया बड़ा होगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा यहां से यहां तक। और आइसोथर्मल का एरिया ये नीचे होगा, ये यहां से। तो देखने में तो एरिया बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये वर्क डन निगेटिव होता है। कंप्रेशन में हमारा वर्क डन निगेटिव हो जाता है, और निगेटिव में हमारा जितना बड़ा वैल्यू होगा उतना ही छोटा माना जाएगा। यानी कि ये जो रिलेशन है ना, ये हमेशा वैलिड है, ये सिर्फ एक्सपेंशन के लिए नहीं, ये हमेशा वैलिड है, ऑलवेज। लेकिन अब इसमें मॉड लगा दिया जाए, जैसे यहां पर लगाया है इन कंप्रेशन अप टू द सेम फाइनल वॉल्यूम, अब यहां पर मॉड लगा दिया ना तो माइनस साइन हट गया, और माइनस साइन हटा तो ये रिलेशन वैलिड हो गया। जैसे ये वैलिड हुआ था वैसे ये वैलिड हो गया। और एक्सपेंशन के लिए मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही है और उसमें उसने लिख दिया। अब ये पूरी बात अगर कोई बच्चा रट्टा मार याद कर ले तो उसका कोई क्वेश्चन आराम से -1 दिला सकता है। लेकिन अगर ये पूरा बात अगर उसने समझा है, उसके ग्राफ दिमाग में है, तो वो कभी गलत नहीं करेगा। दूसरा कि इंडिविजुअल पॉलीएटॉमिक, डाइएटॉमिक और मोनोएटॉमिक के जो ग्राफ है उनमें कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है, ये भी अपने को समझने की जरूरत है। आइसोथर्मल ऊपर और एडियाबेटिक नीचे, लेकिन इवन एडियाबेटिक में अगर मोनोटॉमिक, डाइएटॉमिक और पॉलीटॉमिक में सबसे ऊपर पॉली होता है, उसके बाद डाई, उसके बाद मोनो, ये भी चीज हमको ध्यान में रखनी है। और ये सबका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, बट ट्रस्ट मी यू डोंट हैव टू रिसर्च ऑन दिस। इसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि क्यों होता है और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिकल उसका कंडीशन है, गामा के वैल्यू के कारण होता है, बस इतना समझ आता है, दैट इज एनफ। हाँ बोलिए सर, ये जो डिफरेंट गैसेस का पॉलीएटॉमिक, डायटोमिक और मोनोएटॉमिक का जो ग्राफ है वो कंप्रेशन के केस में कैसा दिखेगा, मतलब कौन ऊपर कौन नीचे? सिमिलरली जैसे ये हमारा एडियाबेटिक अगर आप जैसे ऊपर चला गया तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये मोनो सबसे ऊपर चला जाएगा, डाई उसके बीच में रहेगा, पॉली सबसे नीचे आ जाएगा। एक्चुअली ये जो ग्राफ है ना,
हमने कल डेस्मोस पर दिखाया था, एक्चुअली वो पॉइंट के बाद काफी वाई एक्सिस से टच हो जाती है चीजें, इसलिए दिखता नहीं है। 1 मिनट में फिर से उस ग्राफ को ओपन करता हूँ। तुम लोग देखो, अगर हम लोग उस पॉइंट तक पहुंच पाए जहां पर ये कॉम्प्रेशन मीट कर रहे हैं, उसके बाद शायद हम लोग थोड़ा सा रियलाइज कर सकें। I hope you are able to see the graph, right? देख पा रहे हो ना? हाँ सर। तो ये रेड वाला हमारा आइसोथर्मल है, और ये वही 3 नीचे वाले ग्राफ है, पॉली डाई मोनो। अब ये एक्सपेंशन वाला पार्ट है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नीचे, मतलब सॉरी, ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो देखो कहीं पर ये क्रॉस हुआ है ग्राफ, लेकिन वो काफी फाइन पॉइंट है, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते वो कहाँ क्रॉस हुआ है, लेकिन हम और ऊपर जा रहे हैं ताकि हम लोग देख सके। तो क्या है, ये ग्राफ हम ऊपर चलते चले जाएंगे, ये दिखेगा नहीं बहुत अच्छे से। 1 मिनट रुको। हाँ, थोड़ा सा जूम कर दिया हमने। देख रहे हो, सबसे ऊपर ग्रीन दिख रहा है, रेड सबसे नीचे आ गया। सबसे ऊपर ग्रीन दिख रहा है, ब्लू रेड। अब देखो, अब और अच्छे से दिख रहा होगा, ग्रीन वॉयलेट, सॉरी ग्रीन ब्लू वॉयलेट एंड रेड। ये अगर तुम लोग को ब्लू वाला कलर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, येलो कर दें। चलिए, हाँ ठीक है। अब ये इक्वेशंस को देखो, पहला वाला ग्रीन जो है वो अपना मोनोएटॉमिक है, ऑरेंज डाइएटॉमिक है, और वॉयलेट अपना पॉलीएटॉमिक है, और रेड अपना आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल तो सबसे नीचे चला ही गया, रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। अब यहां पर नीचे करता हूं, देखो यहां पर ग्रीन सबसे नीचे है, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद वॉयलेट। तो ग्रीन हमारा मोनो, डाई, पॉली, आइसो। अब यही चीज जब ऊपर देखे थे ना तो सीक्वेंस रिवर्स हो गया था, मतलब सबसे ऊपर हमारा ये मोनो चला जाएगा, उसके बाद ये डाई, उसके बाद ये पॉली, और उसके बाद ये आइसो, सबसे नीचे आइसो चला जाएगा। समझ आई बात? यहाँ पर दिखाना थोड़ा हाँ मुश्किल सर। हो जाएगा, पास होंगे, सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, और जितने भी फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं वो सब भी ध्यान में रखने हैं। अब जल्दी से हम लोग का एक प्रोसेस बचा हुआ है, वो देख लेते हैं, और उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस और क्या क्या एडवांटेज है उसके, वो समझने की जरूरत है। हाँ बोलो। सर जो कंप्रेशन का केस था उसमें अगर हम लोग एडियाबैटिक ग्राफ का मॉड लें तो उसका स्लोप जो है एडियाबैटिक का वो बड़ा होगा ना आइसोथर्मल से। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कॉम्प्रेशन हाँ और ओके सर एक्सपेंशन ठीक की है। स्लोप कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन का थोड़े ना होता है, स्लोप तो फंक्शन का होता है, ग्राफ का होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ सर वो मैंने देखा नहीं था।
अब हम लोग बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि प्रोसेस जहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग वापस से घूम फिर के वही आता है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होते हैं। A process which may be a combination of processes such that their initial and final condition is इनिशियल और फाइनल कंडीशन और स्टेट, जो भी बोलो स्टेट, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो भी था स्टार्टिंग में घूम फिर के वापस से वही पहुंचा। अब ये जो प्रोसेस है ये नोन है अननोन है, ये डिपेंड करता है कैसा साइक्लिक प्रोसेस है। इसके बारे में हम लोग कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकते कि वो कैसा भी हो सकता है। जैसे ये प्रोसेस हमने दिखा दिया, अब मान लो ये हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस है, ध्यान से समझो। और कोई जरूरी नहीं कि हम हमेशा पीवी ग्राफ करो, मैक्सिमम वैसे पीवी ग्राफ के ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये साइक्लिक प्रोसेस हमको ट्रांसफॉर्म करने हमने देखा है, हमने सीखा है। तो अब ये अगर मैं इसका नाम दे दूं, लाइक सपोज ए बी एंड सी, तो ए से बी यू कैन इजीली से कि सर ये तो आइसोकोरिक है। बिल्कुल सही बात है, ए बी एज आइसोकोरिक प्रोसेस, हमने प्रोसेस पहचानना सिखाया है आइसोकोरिक। सी टू ए तुम कह दोगे सर ये तो आइसोबारिक है, बिल्कुल सही बात है आइसोबारिक। लेकिन अगर कोई हमसे हम पूछे कि बीसी ये कौन सा प्रोसेस है, मतलब अगर तुम अलग से देखो इस बीसी प्रोसेस को, अगर सिंपली मैं पीवी ग्राफ पर इस प्रोसेस को दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, नेगेटिव स्लोप, ऐसा कोई ग्राफ है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रोसेस का कोई नाम नहीं है। मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, जनरली क्या क्वेश्चन आता है, मैं यहां पर प्रेशर का वैल्यू दे देता हूं, लेट्स से 3P0, और यहां पर वैल्यू देता हूं V0, और यहां पर दे देता हूं P0, और यहां पर दे देता हूं 3V0। ठीक है, जस्ट एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस पर आएंगे। ये जो बीसी प्रोसेस है चूंकि एक स्पेशल सिनेरियो है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा भी सुन लो, और इसके बारे में एक बार और चर्चा होगी जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग सॉल्व। तो जनरली ये कोई प्रोसेस नोन नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, आइसोथर्मल एडियाबेटिक ऐसा करके कोई नाम नहीं है इसका, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अकेला एक क्वेश्चन मेडिकल लेवल पर हो सकता है, इंजीनियरिंग लेवल पर भी यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम एडवांस लेवल तक इस क्वेश्चन को लेके जा सकते हैं। इसमें इतने पार्ट बनते हैं, इसलिए मैं तुम लोग को पूरा तो नहीं बताऊंगा कि ये कितना और इससे क्वेश्चन बनता है, लेकिन जो मेडिकल का जो लेवल है उससे ये क्वेश्चन कहाँ तक पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि इफ द प्रोसेस गोइंग फ्रॉम ए टू बी, कमेंट ऑन द टेम्परेचर, कमेंट ऑन द टेम्परेचर। बोलने का मतलब है कि ए से बी पर अगर ये प्रोसेस इस तरीके से जा रहा है तो टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर इज फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, टेम्परेचर इज फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, ऐसा करके बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, सॉरी।
और ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, इफ पॉसिबल फाइंड मैक्सिमम टेम्परेचर। टू द प्रोसेस। ये दो क्वेश्चन नीट लेवल पर पूछे जा सकता है। पाला पड़ा है इससे? मल्हार, इस क्वेश्चन से पाला पड़ा है? हाँ सर। ओके, चलिए बताइए टेम्परेचर के साथ क्या होगा। हाँ, आप क्या बताएं? सर पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। इसका मतलब इस क्वेश्चन से आपका पाला पड़ चुका है। टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। और ये आंसर जिनको भी मान लो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो रट्टा मार याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है। टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस and then decreases. हाँ मल्हार बताइए। हाँ सर यही है। Okay. Find the maximum temperature throughout the process. क्या होगा maximum temperature? 4 P0 V0 by nRT। 4 P0 V0 by nR, सॉरी। क्या? Tmax का वैल्यू क्या बता रहे हो आप? बाकी बच्चे? क्या होगा Tmax आफिया? हाँ सर मुझे वही लग रहा है 4 P0 V0 by NR। 4 P0 V0 by NR। ओके, तो देखो अगर ये आ जाए तो पहले क्वेश्चन पहले पार्ट के लिए अपने को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। याद रख लो इस प्रोसेस को, एक पीवी ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, नेगेटिव स्लोप, ये डायग्राम, ये क्वेश्चन ध्यान में होना। और ये डेटा कुछ भी रहे, पहला वाला आंसर फिक्स्ड है, यही होगा, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। लेकिन अगर हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछ दे तो तुमको पॉइंट ए और पॉइंट बी पर एक बार ये चेक करना है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्या ये होल्ड कर रहा है। तो देखोगे ध्यान से तो ये होल्ड कर रहा है। हमने जानबूझ के डेटा ऐसा दिया है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा होल्ड करे, लेकिन मेडिकल लेवल पर ज्यादातर सिचुएशन में ये होल्ड हो जाएगा। और ये बात होने का मतलब है कि ए और बी पर टेम्परेचर सेम रहने वाला है। ये होने का मतलब ही है, जैसे ये बात जस्टिफाई ये हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर एट ए इज इक्वल टू टेम्परेचर एट बी। और यहां इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट कहां होगा? ये हो जाएगा P0 और ये 3P0, इसके बीच का ये पॉइंट क्या कितना हो जाएगा? 2P0। मतलब बेसिकली मिडिल पॉइंट निकालने का जो तरीका है x1 + x2/2 y1 + y2/2।
मतलब अगर मैं पीवी के टर्म्स में लिखना चाहूं, सी हियर, ये जो मिडिल पॉइंट है इसका हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट वी नॉट प्लस 3v0/2, p0 प्लस 3p0/2, तो ये हमारा हो जाएगा 2v0, ये हो जाएगा 2p0। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 2v0 2p0। इसी पॉइंट पर हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। अगर ये कंडीशन होल्ड करता है तो एट मिडिल पॉइंट टेम्परेचर विल बी मैक्स। और कितना होगा? आइडियल गैस इक्वेशन से PV = nRT करके हम उस काम को कर सकते हैं। तो P हमारा 2p0 है, V हमारा 2v0 है, एंड दैट इज इक्वल टू nRT max। यहां से अगर सॉल्व करोगे T max के लिए, ये बिल्कुल यही आ जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब ये कंडीशन होल्ड करेगा तब। P1 V1 और P2 V2 बराबर है। लेकिन कहोगे कि क्या ये हमेशा होल्ड करेगा? बिल्कुल भी नहीं है। अगर सेम क्वेश्चन सब कुछ लगभग सिमिलर ही रखते हैं, सिवाय एक चीज के कि डेटा हमने कुछ और दे दिया। ये दे दिया 2p0 और ये दे दिया v0 और यहां पर दे दिया p0 और ये दे दिया 3v0। सिर्फ एक डेटा में हमने फर्क कर दिया, इसको 2 कर दिया और इसको 3 कर दिया, और ये दोनों 3 था। Now there is no difference in the question. The type is exactly the same. Answer for the first part is still going to be the same. That temperature first increases and then decreases. But अब जो कहेंगे कि Tmax जो है वो सेंटर पॉइंट पर होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब इसका Tmax क्या होगा और कहां पर होगा, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। क्या अभी भी क्लास में ऐसा कोई है जो इसको कैलकुलेट करके बता सकता है? Anyone? ये जनरल हमने बना दिया इस क्वेश्चन को। ये बात प्रोसेस ऐसा रहा वैलिड है कि टेम्परेचर फर्स्ट एंड देन डिक्रीजेस। लेकिन अगर दोनों P1 P2 V2 अगर सेम हो गए तो मिडिल पॉइंट पर Tmax होता है। इसको प्रूफ करने की जरूरत है। ये ऑलरेडी एक तरीके से इसको फैक्ट की तरह याद कर सकते हो और नीट लेवल पर ये बहुत है। लेकिन अगर मान लो थोड़ा सा इसमें हम ट्विस्ट जानबूझ के डाल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में ये ऐसा दे दिया तो तुमको पता भी होना चाहिए कि कहां पर ये वैलिड नहीं हो रहा है। यहाँ वैलिड नहीं है। यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मिडिल पॉइंट P0 प्लस 2p0/2 3v0 प्लस v0/2 वहां पर हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। नो, तब क्या करना पड़ेगा? तब इसके लिए अपने को बहुत सारा काम करना पड़ेगा। जिन लोगों को थोड़ा बहुत मैथ्स अच्छे से आता है उनको मैं हिंट देकर भी छोड़ूंगा। इसको मैं पूरा नहीं सॉल्व करने वाला, क्योंकि आज हम लोग को साइक्लिक प्रोसेस और उसकी चीजें करनी है। इसके बारे में कभी और बात कर लेंगे। हम लोग को कुछ होमवर्क भी होना चाहिए, तो इसको एज ए होमवर्क ले सकते हो। कैसे करना है ये मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। राइट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इन P and V। P हमारा एक तरीके से y है, V ये हमारा x है। y और x में जैसे रिलेशन हम लिखते हैं स्ट्रेट लाइन, और ये V0 वाले जो टर्म है वो कांस्टेंट है, 2 3 4 5 ऐसा। तो एक इक्वेशन आएगा लाइक y = mx + c काइंड ऑफ कुछ रिलेशन आएगा। P = some constant V plus some other constant, ऐसा कुछ है। अब क्या करना है अपने को? ये पहला टास्क है। दूसरा टास्क है कि इसको आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके PV = nRT, इधर P को इन टर्म्स ऑफ V या V को इन टर्म्स ऑफ P, कोई एक काम करना है।
बोलने का मतलब है कि यहाँ जो P है और यहाँ पर V है, तो V को हम अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो nRT/P कर देंगे, या फिर अगर P को रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये nRT/V कर देंगे। तो V को रिप्लेस करोगे तो V की जगह ये डालना पड़ेगा, तो ये पूरा इक्वेशन P और T का हो जाएगा। और अगर P को रिप्लेस करना चाहोगे तो ये पूरा इक्वेशन V और T का हो जाएगा। मतलब यहां से हमको या तो P एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर या V एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ये निकालना पड़ेगा यूजिंग दिस। और एक बार अगर ये आ जाए, कोई भी दोनों में से कोई एक, ये और है, उसके बाद dp/dt इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ये करना पड़ेगा और इसको t के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व फॉर t, सॉरी सॉल्व फॉर p। p के लिए सॉल्व करेंगे और उस प्रेशर पर हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। वो प्रेशर का वैल्यू पुट करके v भी निकल जाएगा और फिर आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके जैसे तुमने यहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम निकाला था वही। तो इसमें काम बहुत है, इसलिए मेडिकल के बच्चों को ये ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं दिया जाता जनरली, बट लीप वगैरह में शायद हमको लगता है कि एक आध क्वेश्चन हमने या IRBTS वगैरह में भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं। तो एक बार अगर ये पूरा खुद से करोगे तभी जाके ये पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कुछ कर सकते हो। और नहीं तो अगर ये दोनों सेम हो गए हैं तब तो मैं कुछ ही नहीं कर रहा तुमको करने के लिए, तब तो तुम मिडिल पॉइंट निकाल के आंसर लगे जैसे बाकी बच्चों ने पहले किया था, आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर नहीं हुआ और तुम ये नहीं करना चाहते तो यू हैव टू सिंपली लीव द क्वेश्चन, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। मान लो कि अगर क्वेश्चन आ गया और मेरा बात तुमको याद है तो तुम चेक कर लो, अगर जैसे ही ये लगा कि नहीं ये बराबर नहीं है तो अब तुम इसको कुछ करो ही मत, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का। इसको सिंपली लीव द क्वेश्चन, कोई दूसरा क्वेश्चन कर लो, इसमें थोड़ा कम टाइम लगे। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर साइक्लिक प्रोसेस। तो जैसे बी और सी चूंकि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस था इसलिए इसके बारे में ज्यादा बातें हो गई। कोई जरूरी नहीं कि हर बार साइक्लिक प्रोसेस ऐसा ही हो, साइक्लिक प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है। एक साइक्लिक प्रोसेस हम ऐसे ही बना सकते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां से ऐसे गया और यहां से आ गया, ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस। अब हमसे कोई पूछे कि A to B ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है, B to A ये कौन सा प्रोसेस है, ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये कोई भी नॉन प्रोसेस नहीं है ये, लेकिन ये साइक्लिक प्रोसेस है। ऐसे अजीब अजीब शेप के भी प्रोसेस हमको देखने मिलेंगे, हमको उससे तकलीफ नहीं है कि शेप कैसा है। नॉन शेप है तो अच्छी बात है, और नॉन शेप है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम सोच सकते हैं। एक बात जो सबसे इंटरेस्टिंग है, फॉर एवरी साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा टी फॉर इंटायर प्रोसेस, मैं पहले लिख देता हूं, यहां पर कंफ्यूजन का बहुत गुंजाइश है। फॉर इंटायर साइकिल अगर मैं बात करूं डेल्टा टी की तो वो 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग भी यही पॉइंट था, घूम के वापस यही पर आ गए, तो कंप्लीट साइकिल के लिए डेल्टा टी 0 है। और जैसे ही डेल्टा टी 0 हुआ तो वैसे ही डेल्टा यू 0 हो जाएगा। एनसीवी डेल्टा टी 0 होने के साथ ही डेल्टा यू 0 हुआ, और इसका सीधा सीधा मतलब है कि डेल्टा क्यू यूजिंग फर्स्ट लॉ of thermodynamics delta Q is equals to delta U plus delta W। अब चूंकि डेल्टा U तो 0 है तो डेल्टा Q is equals to डेल्टा W।
कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, इंटायर साइकिल के लिए यही बात है, नेट वर्क डन, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू नेट वर्क डन। अब डेल्टा क्यू में दो तरह का हीट इन्वॉल्व होता है कायदे से देखा जाए तो। एक हीट हो सकता है, इसमें दो, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, एक क्यू इन, एक होता है क्यू आउट। क्यू इन जनरली पॉजिटिव लेते हैं और क्यू आउट जनरली नेगेटिव लेते हैं। और वर्क डन, ये तो हमारा एरिया अंडर ग्राफ होता है, यू नो दिस, एरिया अंडर ग्राफ। जो भी क्लोज्ड साइकिल है बन रहा है, जैसे यहां पर अगर वर्क डन की बात की जाए तो ये एरिया, यहां पर अगर वर्क डन की बात की जाए तो ये एरिया, तो ये हमारा वर्क डन है। अब अगर हमको क्रेडेंशियल्स दिए जाए तो हम सिंपली ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज करके इसका वर्क डन निकाल सकते हैं। चूंकि क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, वर्क डन क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव होता है, ये हमने पहले ही बताया था। क्लॉकवाइज पॉजिटिव में यहां लिख भी देता हूं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो क्यू इन और क्यू आउट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन विथ साइन अगर लें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्यू इन माइनस क्यू आउट इज इक्वल टू डब्ल्यू। एक कंप्लीट साइकिल के लिए ये बात है। और यहीं पर हमसे कभी कभी इफिशियंसी की बात की जाती है। इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी इसका मतलब हमको कितना आउटपुट वर्क मिला और इसके बदले हमने कितना हीट इन दिया। इसमें क्यू आउट का रोल नहीं है। जितना हमको देना पड़ा हीट और जितना हमको वर्क डन मिला उसी का रेशियो होता है। इसको हम लोग इंजन का एफिशिएंसी बोलते हैं। बाद में हम लोग हीट इंजन पढ़ेंगे तो इस चीज को और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए कोई भी साइकिल का एफिशिएंसी अगर निकालना हो तो हमको यही करना होता है। और W का वैल्यू हमने निकाला है क्यू इन माइनस क्यू आउट डिवाइड बाई क्यू इन। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। इसलिए हमेशा याद रखना है कि इफिशियंसी लेस देन 1 होती है। क्यू आउट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 0 हो जाए। जब क्यू आउट 0 होगा तभी इफिशियंसी 1 के बराबर होगी, जो कि हो ही नहीं सकता। याद रखना, दिस नेवर गोइंग टू बी 0। होगा ही होगा, क्यू आउट होगा ही होगा। तो पहले किसी सर वो माइनस कहाँ से आया? क्यू आउट को निगेटिव लेते हैं ना, तो टोटल हीट कितना दिया या लिया अगर करना हो तो साइन के साथ ऐड करेंगे। इस डेल्टा क्यू में दो कंट्रीब्यूशन है ना, एक हमने हीट जो दिया और एक जो हीट हमने लिया। सिस्टम से जो हीट बाहर निकला और जो सिस्टम के अंदर हीट गया, वो दोनों को काउंट करना पड़ेगा ना। तो जो लेते हैं उसको पॉजिटिव, जो देते हैं उसको नेगेटिव, इसलिए नेट क्यू जो है क्यू इन माइनस क्यू आउट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए भी ये सारी बातें हम ट्रू कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कोई बोले कि सर ए बी प्रोसेस जो है इसके लिए भी क्या डेल्टा यू 0 होगा, या ए बी के लिए भी डेल्टा क्यू हमारा डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए ये बातें नहीं लिखी गई हैं। ये जो क्यू इन माइनस क्यू आउट इज इक्वल टू डब्ल्यू या डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, ये जो बातें लिखी गई हैं ये इंटायर साइकिल के लिए लिखी गई। अब जैसे मैं यहां पर एक इस तरह का एक साइक्लिक प्रोसेस बनाता हूं, एक क्वेश्चन की तरह ही इसको ले लेते हैं, पी बी। चलो काम थोड़ा सिंपल ही रखते हैं ताकि तुम लोग को थोड़ा चीजें समझ। और ये कुछ इस तरीके का साइक्लिक प्रोसेस है। ये हमारा है पी नॉट, ये हो गया 3 पी नॉट
ये हो गया V नॉट, ये हो गया 4V नॉट, ठीक है। And the process is like from A, B, C, D. अब कोई पूछे कि QAB या डेल्टा UAB, डेल्टा UAB क्या ये 0 होगा? कोई जरूरी नहीं है। इंडिविजुअल प्रोसेस जो है उसके क्रॉस डेल्टा U, डेल्टा Q, डेल्टा W ये हम निकाल सकते हैं। डेल्टा U इंडिविजुअल प्रोसेसेस के लिए 0 होगा ऐसा बात नहीं है। इंटायर सबको जब सम कर देंगे तब ये 0 हो जाएगा। पर डेल्टा UAB कुछ वैल्यू आएगा, डेल्टा UBC कुछ वैल्यू आएगा, डेल्टा UCD कुछ वैल्यू आएगा, और डेल्टा UDA कुछ वैल्यू आएगा, कुछ प्लस आएगा, कुछ माइनस आएगा, और जब सबको ऐड कर देंगे इंटायर साइकिल के लिए तब ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली जो Q इन है कुछ प्रोसेस के लिए, जैसे A to B हमारा हीट जो है वो अंदर जा रहा है, Q इन, B से C में हीट जो है वो अंदर जा रहा है। हो सकता है कुछ प्रोसेस में हीट बाहर आ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इस पूरे साइकिल में हर प्रोसेस से हीट अंदर ही जा रहा है, हर प्रोसेस से हीट बाहर ही आ रहा है। बहुत सारी बातें इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए वैलिड है। कंप्लीट साइकिल के लिए हमने जो कहानियां, ये जो पूरा बात लिखा है, ये कंप्लीट साइकिल के लिए, और हमको इंडिविजुअल प्रोसेस के लेवल पर भी बहुत सारा काम बोलने करने के लिए बोला जा सकता है। जैसे मान लो 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज अंडरगोइंग, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, 1 मोल of a monoatomic gas is undergoing a process like this. अब इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, क्या क्या निकालना है। जैसे Q इन कितना है, Q आउट कितना है, नेट वर्क डन कितना है, इफिशियंसी कितनी है। और ये नेट वर्क डन इंडिविजुअल प्रोसेस का वर्क डन अलग होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे अगर देखो कि WAB ये 0 है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। WBC हो सकता है कि नेट वर्क डन से ज्यादा वैल्यू आए और आएगा। इंडिविजुअल प्रोसेस का वर्क डन और पूरे साइकिल का वर्क डन, इसको मिक्स नहीं करना है। इंडिविजुअल प्रोसेस जैसा पढ़ाए हम लोग बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर कंप्लीट साइकिल की बात की जाए तब ये सारे रिजल्ट्स जो लिखे गए हैं वो वैलिड है। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो तो। हमने कल ही आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया था, कल मॉर्निंग में ही आपकी क्लास होगी, इवनिंग में क्लास नहीं होगी। मैंने ऑलरेडी शेड्यूल में चेंजेस कर दिए हैं, तो कल सुबह 6 बजे आपकी क्लास रहेगी।
हो रहा है। ये प्रोसेस हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर मैं इंडिविजुअल प्रोसेस को नाम दूं तो ए बी एंड सी डी ये हमारे आइसोकोरिक प्रोसेस है। और बी सी एंड डी ए ये हमारे आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी Cv यूज होता है और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए Cp यूज होता है। और चूंकि हमने मोनोएटॉमिक गैस दिया है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cv का वैल्यू होता है 3/2r और Cp का वैल्यू होता है 5/2r। ये सारा हमको एकदम से रेडी होना चाहिए। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इन सब चीजों पर अपने को टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। प्रोसेस को पहचानना, Cp Cv का वैल्यू, ये चीजें सबसे पहला अपना काम है। अब जैसे मैंने कहा था कि इंडिविजुअली हर प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू या डेल्टा यू या डेल्टा डब्ल्यू ऐसा जीरो होगा या जो साइक्लिक कंप्लीट के लिए होगा वैसा बात नहीं है। हम इंडिविजुअल प्रोसेस पर काम कर सकते हैं। जैसे हमको पूछा जाए क्यू इन निकालना है तो हमको क्यू ए बी, क्यू बी सी, क्यू सी डी, क्यू डी ए ये सब निकालना पड़ेगा और उससे हमको ये दोनों के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए तो टेम्परेचर चाहिए। फॉर एग्जांपल क्यू ए बी प्रोसेस में कितना हीट का एक्सचेंज हो रहा है, अगर ये निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे NCV डेल्टा टी, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो N 1 मोल दिया हुआ है तो N = 1 इज गिवन। चलो ठीक है। CV 3/2r गिवन है। लेकिन ये डेल्टा टी का क्या करें? हाँ बोलिए। सर वो आंसर के लिए किया रेस। ओके, आगे सारे आंसर। हाँ सर। चलो बताओ। Q in 12 P0 V0, 12 P0 V0, Q out 15 P0 V0, 50 50 15 अच्छा 15 P0 V0 6 P0 V0, कितना? 6 P0 V0 ये तीनों एक साथ करेक्ट नहीं है। सर। हाँ वो Q out का वो डाउट आया पर वो कैलकुलेशन से वही आ रहा। तो इसका यही मतलब है कि तुम चीजों को देख नहीं पा रहे। ये तीनों एक साथ सही नहीं हो सकते, कुछ मिस्टेक है। और ये मिस्टेक नहीं है, ये तो हम साफ तुमको देख के बता सकते हैं कि दिस इज करेक्ट। यानी कि ये दोनों डेटा में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है, वी विल कमिंग टू दैट। और जब ये डेटा में गड़बड़ है तो इफिशियंसी से कभी गलत मैंने सही आ ही नहीं सकता। तो होल्ड करते हैं अब ये आंसर को। सिर्फ ये आंसर सही है। और ये वर्क डन, नेट वर्क डन, ये साफ साफ एरिया को निकालने का बात है। एरिया तुम निकाल सकते हो, इसके लिए पहला 2 क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है। लेकिन हम पहला 2 क्वेश्चन से भी ये थर्ड क्वेश्चन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला भी है Q in माइनस Q out। तो ये चेक हो जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। एरिया से भी आना चाहिए और इससे भी आना चाहिए, तो ये सही हो रहा है या नहीं ये चेक भी हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि डेल्टा टी क्या करें। डेल्टा टी तो दिया ही नहीं, टेम्परेचर के बारे में कहीं कोई जिक्र ही नहीं है।
इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अपने मन से एक पॉइंट का टेम्परेचर टी नॉट ले लेते हैं, टी नॉट जो भी अपना मर्जी ले लो, और हमको पता है कि किसी भी दो स्टेट को, किसी भी दो सिचुएशंस को हम कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अगर यहां पर हमने एज्यूम कर लिया टी नॉट, तो देखोगे तो इस पॉइंट का टेम्परेचर हो जाएगा 2 टी नॉट, इस पॉइंट का टेम्परेचर हो जाएगा 12 टी नॉट, इस पॉइंट का टेम्परेचर हो जाएगा 4 टी नॉट। तो क्लियरली अब हमको चारों पॉइंट का टेम्परेचर, जो कि एक दिक्कत वाला बात था, वो फिगर आउट हो चुका है, तो भी अब हम निकाल सकते हैं। तो डेल्टा क्यू ए बी क्या होगा, देखो ध्यान से, डेल्टा क्यू ए बी एन का वैल्यू 1, सी बी का वैल्यू 3/2r, और डेल्टा टी 2 टी नॉट माइनस टी नॉट, तो ये हो जाएगा टी नॉट, ये हो जाएगा 3r टी नॉट बाई 2। सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाए कि डेल्टा क्यू और क्यू बी सी ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस है, तो एन सी पी डेल्टा टी फॉर्मूला लगेगा, N1 है, CP 5/2r है, और डेल्टा टी यू कैन इजिली 12 टी नॉट माइनस, ये हो जाएगा 10 टी नॉट, तो 2 से ये 5, तो 25 r टी नॉट। एक मिनट, मैं इसके बाद अगर बोलने लगूंगा बहुत ज्यादा तो तुम लोग बहुत मिस कर जाओगे। सबसे पहले तो यहाँ पर टेम्परेचर टी नॉट हमने जो लिया है और इसके बेसिस पर हर जगह का टेम्परेचर तुरंत लिख दिया, ये तुम लोग खुद पहले करके देखो। पहले करके निकालो ये सारा टेम्परेचर, मिक्स मैच करो पहले, उसके बाद हम ये कैलकुलेशन करेंगे, नहीं तो कुछ ये फॉर्मूला यूज करो। हमने जैसे P1 V1 बाई T1 इज टू P2 V2 बाई T2, इसका मतलब क्या है, PA VA बाई TA इज इक्वल टू PB VB बाई TB इज इक्वल टू PC VC बाई TC, PD VD बाई TD। ये करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हर सबका टेम्परेचर आ जाएगा। निकालो और देखो कि जो हमने लिखा है वो तुम्हारा भी आ रहा है या नहीं। डू इट, जिसका जिसका आ जाए हैंड रेज करना है। गुड, सब लोग कीजिए, कोई बड़ा काम नहीं है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, टेम्परेचर टी ए टी बी टी सी टी डी आपको लेना है, टी ए हमने टी नॉट लिया है, उसी के टर्म्स में टी बी टी सी टी डी निकालो। इनका आ जाए वो हैंड रेज करेंगे। सर जो टेम्परेचर एट बी है वो 3 टी नॉट चाहिए ना? हाँ गड़बड़ हुआ मेरे से, 3 पी नॉट, ये 3 टी नॉट होगा ना। देखो मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ ना, और देखो कहाँ मिस्टेक है कहीं। और लगभग सही है, यहाँ पर भी फिर करेक्शन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमको हर पॉइंट पर टेम्परेचर मिल जाएगा। ये 3 पी नॉट है, ये पी नॉट है, ये वी नॉट है, ये 4 वी नॉट है। तो इस तरीके से अपन हर पॉइंट पर टेम्परेचर निकाल लिए।
अब क्वेश्चन में टी नॉट गिवन नहीं है, लेकिन हमने अपने मर्जी से इसको यूज किया है, बाद में इसको रिप्लेस कर देंगे। तो क्यू ए बी, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसके लिए हमने यूज करके, और टेम्परेचर डिफरेंस 3T0 माइनस T0 2T0 2 कैंसिल आउट, तो ये 3R T0 हो गया। सिमिलरली QBC एनसीपी डेल्टा टी, इसके लिए हमारा ये आ गया। क्यू थर्ड प्रोसेस है QCD। अब देखो यहाँ पर ये NCV डेल्टा टी होगा, N1 है 3/2R है, लेकिन डेल्टा टी क्या होगा, तो हमेशा याद रखना कि फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो 4T0 माइनस 12T0, ये हो जाएगा माइनस 8T0, और ये तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 12R T0। क्लियरली देख के ही समझ में आ रहा है कि ये क्यू आउट है, ये दोनों हमारे क्यू इन है, पॉजिटिव आए थे, लेकिन ये तीसरा निगेटिव आ रहा है, मतलब ये क्यू आउट है। चौथा भी देख लेते हैं उसका क्या हाल है। QDA, ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है, NCP डेल्टा टी, N1 है, ये हमारा हो जाएगा 5/2R, और डेल्टा टी यहाँ पर भी देख रहे हैं 4T0 और T0, तो T0 माइनस 4T0 फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा माइनस 3T0। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा निगेटिव, और 5 3 15 15R T0/2। गड़बड़ पे गड़बड़ किए जा रहे हैं, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। नहीं ठीक तो है। QBC गलत निकाले हैं ना, हाँ QBC गलत है ना बच्चे, ये डेटा चेंज हुआ था ना, 3T0 था और ये 12T0 है, तो इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो 9T0 होगा ना, ये गड़बड़ कर दिए ना। ये पहले जो 2T0 और 12T0 था वहां के उसके अनुसार हुआ था, ये मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर अगर तुम देखोगे तो ये 1 × 5/2R × 9T0 आ रहा है डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 45R T0/2। देख लो, तो ये दोनों टर्म निगेटिव है, तो ये हमारा क्यू आउट हो गया, दिस इज क्यू आउट। अब हमसे पूछा था क्या था, क्यू इन कितना होगा, तो ये सारे रॉन्ग है। क्यू इन अगर हम निकालें तो 3R T0 प्लस 3R T0 प्लस 45R T0/2, तो 3 दूनी 6 5 11 51R T0/2। बट वेट, हमारा आंसर T0 के टर्म्स में तो आना नहीं चाहिए, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, तो हमने जहां पर टेम्परेचर लिया था T0, यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर दे, आइडियल गैस इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई करोगे, क्या लिखोगे, P0 V0 इज इक्वल टू nRT0, n हमारा 1 मोल है, तो सीधे सीधे T0 को लिखा जा सकता है P0 V0/R। तो जैसे ही तुम यहाँ पर T0 को P0 V0/R से रिप्लेस करोगे तो यही वैल्यू हमारा चेंज होके क्या हो जाएगा, 51 P0 V0/2, R कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा। सिमिलरली क्यू आउट अगर हम देखें तो क्यू आउट का साइन ऑलरेडी निगेटिव होता है, मैंने साइन को हटा दिया है, सिर्फ उसके वैल्यू को बताने का अगर बात हो तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 12R T0 और 15R T0/2। इसको ऐड करोगे अगर क्यू आउट, तो 12R T0 प्लस 15R T0/2, मैंने जानबूझ के माइनस साइन हटा दिया क्योंकि वो तो ऑलरेडी बोल रहा है क्यू आउट बताना है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, तो 12 दूनी 24 5 29 10 39 39R T0/2, और T0 को अगेन P0 V0/R से रिप्लेस करोगे, कुछ गड़बड़ हो। अब ये दोनों जो वैल्यूज आए हैं इनको
अगर तुम माइनस कर दो देखोगे ये 6 पी नॉट वी नॉट आ जाएगा। हाँ बोलो क्या डाउट? हाँ सर वही बोल रहा था कि क्यू इन से वर्क डन सब्ट्रैक्ट करके क्यू आउट निकाल लेंगे। फिर से सर क्यू इन कैलकुलेट करने के बाद उससे वर्क डन को सब्ट्रैक्ट किया तो क्यू आउट मिल जाएगा ऐसा। हाँ वो भी कर सकते हैं। क्यू इन में से अगर वर्डन माइनस कर दोगे तो क्यू आउट मिल जाएगा, दैट इज ऑल्सो गुड। बट हर बार देखो जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, पहले इसको करते हैं कंप्लीट, उसके बाद तो हमको 3 चीजें निकालनी थी, क्यू इन निकालना था, क्यू आउट निकालना था और नेट वर्डन निकालना था। तो नेट वर्डन तो हमने ग्राफ से बिल्कुल वैसे भी निकाल लिया है, इसके लिए अपने को क्यू इन और क्यू आउट निकालने की जरूरत नहीं था, बस हमने चेक किया कि हाँ जो है वो सही है। और उसके बाद आती है बात इफिशियंसी की। तो इफिशियंसी अपन क्या है, ये हमारा होता है W बाई क्यू इन, यहाँ पर क्यू आउट का कहीं कोई रोल नहीं है। W हमारा है 6 पी नॉट वी नॉट डिवाइड बाई क्यू इन हमारा है 51 पी नॉट वी नॉट बाई 2, ये 2 चला जाएगा ऊपर और ये पी नॉट वी नॉट विल गेट कैंसिल्ड, ये हो जाएगा 12 बाई 51। डेफिनेटली दिस वैल्यू इज लेस देन 1। परसेंटेज में अगर बोले तो 12 बाई 51 इंटू 100 नियर अबाउट 24% या 23%, जो भी लिखना हो लिख दो। 51 है तो 2 टाइम्स में लगभग जाएगा, ऐसा हमने मान के चला, तो नियरली 24% बोलना कोई बुराई नहीं है। तो ये जो साइकिल है इसकी इफिशियंसी 24% आ गई। अब इससे बहुत सारा बात है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सब कुछ इंक्लूड हो रहा है, सब कुछ एक साथ आ जा रहा है, और यही पर बच्चे पूरा अपना पेशेंस लूज करते हैं। इंडिविजुअल प्रोसेसेस के लिए हमने जो जो चीजें समझी हैं सीखी हैं वो सब हमको लगाना पड़ेगा। ये प्रोसेस फिर भी बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि हमको हर प्रोसेस के बारे में पता चल गया, आइसोपोरिक है, आइसोबारिक है। अब ये ट्रायंगुलर प्रोसेस जो दे देते, जैसे ये वाला प्रोसेस, ये जो पीवी ग्राफ पर, अब ये बीसी के लिए अगर हमको क्यू इन या क्यू आउट जो भी क्यू निकालना हो तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। इट इज नॉट ए नोन प्रोसेस, इट इज नॉट ऑल्सो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये पॉलीट्रॉपिक भी नहीं है बीसी। तो ए बी के लिए और सी ए के लिए अगर हम चाहें तो क्यू इन और क्यू आउट थोड़ा बहुत निकाल भी सकते हैं, क्यू के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ये बीसी इसके लिए तो क्यू अपन को दूसरे तरीके से ही निकालना पड़ेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्यू डायरेक्ट जो मेथड है एनसीबी डेल्टा टी या एनसीपी डेल्टा टी या एनसी डेल्टा टी उससे नहीं निकाल पाएंगे, तो हमको ऑल्टरनेट तरीके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह वगैरह यूज करके ये सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ जहां पर डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं वहां तो निकाल ही सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये बहुत आसान है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट ले लिए तो हो सकता है थोड़ा सा हौच पौच हो, बट दिस इज हाउ इट इज। देखो इंडिविजुअल क्यू हमने निकाला, सारे प्रोसेसेस हमने पहचाने, टेम्परेचर हमने असाइन कर दिया ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो, और बाद में टेम्परेचर को रिप्लेस कर दिया पी नॉट वी नॉट उससे, आइडियल गैस इक्वेशन से तो हम ये कर ही सकते हैं। तो आई होप कि ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा। एनीवन स्टिल हैव एनी डाउट? अब जैसे देखो एक साइक्लिक प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन चूंकि अभी जो डिस्कशन में चल रहा है मेरे को एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन दिख गया, तो तुम लोग इसी क्वेश्चन को ट्राई करो। देखते हैं, फिर हम लोग वापस से साइक्लिक प्रोसेस पर भी आएंगे। ये देखो तो एक क्वेश्चन,
ओके, कौन सा आंसर है आपका? फोर्थ। ओके, लेट्स सी। अब बताइए आफिया, कौन सा आंसर है? फोर्थ। गुड। श्रावणी बताएं आपका। सर फोर्थ। गुड। आद्या? आवाज आ रही है? आ रही है। अभी नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है। पता नहीं, थोड़ा इंटरनेट का इश्यू हो रहा है, बार बार क्लास भी ये हो रहा है। सर फोर्थ ऑप्शन। बराबर। अर्चिता बच्चे, आप भी अब आंसर करना शुरू करिए, क्योंकि आपने भी थर्मोडायनेमिक्स तो शुरू से पढ़ा ही है। देखिए, ये वही प्रोसेस की बात आ गई जिसके बारे में हमने अभी कुछ देर पहले आपको सिखाया था। स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, नेगेटिव स्लोप, जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था। हमने कहा था कि ये कोई नोन प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन हमसे अभी पूछ दिया गया, और इंटरेस्टिंगली देखो, जो डेटा गिवन है, जो हमने कहा था, बिल्कुल वही किया गया है। ए पर अगर ये प्रेशर और वॉल्यूम, और बी पर प्रेशर और वॉल्यूम, ये दोनों अगर कंपेयर करोगे, मल्टीप्लाई करके चेक करोगे, तो ये सेम होगा रे। मतलब ए और बी पर टेम्परेचर सेम ही है। तो अगर फॉर प्रोसेस ए बी, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ये यूज करें, तो साफ साफ हमको दिख रहा है कि डेल्टा टी तो जीरो है। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर टेम्परेचर सेम हो रहा है, क्योंकि पी ए वी ए इज इक्वल टू पी बी वी बी। अब ये हो रहा है, बट ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं, दिस इज नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे मैं ये लिखता हूं ना, तो बच्चों को लगता है कि सर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। नहीं, यही फर्क है डेल्टा टी जीरो और डी टी जीरो का। यहाँ डेल्टा टी जीरो है, डी टी जीरो नहीं है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, बट ये वैलिड हो रहा है। तो इसके लिए डेल्टा टी जीरो हो गया, और डेल्टा टी जीरो हो गया, इसका मतलब कि डेल्टा यू को जीरो होना पड़ेगा, और डेल्टा यू को जीरो होने का मतलब कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अब ये जरूर है कि इस प्रोसेस का हमको मोलर हीट कैपेसिटी नहीं पता, लेकिन डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर आ गया, और वाटर निकालने का हमारे पास तरीका है एरिया अंडर ग्राफ। वाटर तो हम निकाल ही सकते हैं, और वही डेल्टा क्यू के बराबर है, निकाल दो एरिया। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल, तो ये लेंथ है 2p नॉट, ये लेंथ है p नॉट, तो p नॉट प्लस 2p नॉट इंटू सेपरेशन बिटवीन देम 2v नॉट माइनस v नॉट, तो ये हो जाएगा 3p नॉट v नॉट बाई 2, विच इज योर फोर्थ ऑप्शन। तो अगर हमने चीजों को ढंग से देखना शुरू किया, तो थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही हमारे लिए स्कोरिंग टॉपिक होगा। लेकिन अगर हम जैसे जैसे तुमको सिखाए हैं, अगर तुमने वैसे नहीं सिखाया, तुम अभी भी वही बुकिश लैंग्वेज टीचर जो क्लास में सिखाया था तुमको अगर वही कर रहे हो, तब तो बड़ा दिक्कत है। तब तो तुमको फिर से ये टॉपिक छोड़ना पड़ जाएगा, और हमको भी बहुत अफसोस होगा। चलो एक और क्वेश्चन साइक्लिक प्रोसेस के लिए लिया जाए। Try this one.
अब बताइए। सेकंड। ओके, हाँ कृष्णा, कौन सा आंसर है आपका? सेकंड। गुड गुड। हाँ कनक बताएं, आद्या आपका भी? सर सेकंड। गुड। हाँ सर सेकंड ऑप्शन। देखो, एक आइडियल गैस है टेकन थ्रू अ साइकिल पी क्यू आर, इफ नेट हीट सप्लाइड, ये क्यू नेट है 15 जूल, यानी इसमें दोनों बातें हैं, क्यू इन माइनस क्यू आउट, और यही हमारा नेट वर्क डन के बराबर भी होता है, वी नो दिस। द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस R2P, R2P में कितना वर्क डन होगा ये हमको निकालना। तो ये नेट वर्क डन है। अब हम अगर चाहें तो इंडिविजुअल प्रोसेस के कारण, जैसे WPQ, WQR, WRP, ये तीनों के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर चीजें थोड़ी सी उल्टी है, यहां पर y एक्सिस हमारा v है और x एक्सिस हमारा p है। सी, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है यहाँ, यानी कि QR एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये QR इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। इसको आइसोबारिक मत समझना, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर देख रहे हो, जनरली हम लोग प्रेशर ऊपर देखते हैं, वॉल्यूम नीचे देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा चेंज किया गया है। और PQ, डेफिनेटली दिस इज एन आइसोबारिक प्रोसेस, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ PQ आइसोबारिक, QR आइसोकोरिक, और ये एक जनरल प्रोसेस है, ये कोई नाम नहीं है इस प्रोसेस का। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए तो वर्क डन 0 है, ये हमको पता है। आइसोबारिक प्रोसेस जो है, इसके लिए जो वर्क डन होगा, ये हमारा एरिया अंडर ग्राफ, क्योंकि अब वॉल्यूम के साथ एरिया तो यही बनेगा, ये निकाला जा सकता है। कितना होगा ये एरिया, इफ यू सी, तो ये एरिया है रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये प्रेशर हमारा 15 दिया हुआ है और SI यूनिट में दिया हुआ है, और ये जो 3 to 1, तो क्लियरली तुम देख सकते हो 15 इंटू 3 - 1 मीटर क्यूब, वो भी SI यूनिट ही है, तो ये हो जाएगा 30 जूल। अब ये हमको नहीं पता, क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, और ये वैल्यू भी अपने को गिवन नहीं है। अगर दिया रहता तो थोड़ा सा एरिया वगैरह के बारे में सोच सकते थे, लेकिन ये पॉइंट्स वगैरह नहीं गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, इसका अगर हम लोग कुछ भी ले लेते हैं x, तो नेट वर्क डन 30 + x हो जाएगा। और किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा Q = डेल्टा W, ये तो हमको पता ही है, तो यूज कर लेंगे। तो 15, तो x यहाँ पर हो जाएगा 15 - 30 - 15 जूल। और यहाँ पर वॉल्यूम, यू सी, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, 3 से 1 पर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्क डन निगेटिव होना ही चाहिए था। तो अगर हमको सिर्फ गेस वर्क भी करना है तो इसको तो पहले ही ना कर सकते हैं, वर्क डन निगेटिव होना चाहिए इसमें। लेकिन चूंकि 3 ऑप्शन है, इसलिए बहुत ज्यादा फायदा इसमें नहीं हो रहा। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि जब तुम वर्क डन को गेस करोगे साइन वाइज, तब भी तुम्हारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, एक मैं तुम लोग को शेयर कर रहा हूँ, देखो तो।
ओके नूपुर बताएं। सर 400 जूल। ओके नक्षत्रा। सर मेरा भी सेम। गुड। श्रावणी। आवाज आपका नहीं आता बच्चे। आफिया। 400 जूल। बढ़िया। अब मैसेज टाइप कर दिया करो श्रावणी। आपका कुछ लगता है माइक का या फिर नेटवर्क का इश्यू होता है। बाकी लोग भी कोशिश करें, इतने सारे बच्चे अगर कर रहे हैं तो फिर आपको भी मिलेगा। यहाँ 3 प्रोसेसेस हैं और प्रोसेसेस के बारे में क्लियरली मेंशन्ड है क्योंकि दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो क्यू ए बी, सॉरी पहले तो प्रोसेस के बारे में मैं लिख दूं। अगर हम बात कर रहे हैं ए बी तो ये हमारा एक आइसोथर्मल है और बी सी ए हमारा एडियाबेटिक है और सी कुछ भी नहीं बोला हुआ कि कौन सा प्रोसेस है। कोई बात नहीं, 2 चीजें तो क्लियरली पता है कि डेल्टा टी इस प्रोसेस के लिए 0 होगा और डेल्टा क्यू इस प्रोसेस के लिए 0 होगा। दूसरी बात कि डेल्टा टी अगर 0 है तो डेल्टा यू भी इस प्रोसेस के लिए 0 होगा। तो इस तरह से कुछ कुछ जो बातें हैं जो हमको समझ में आती है जैसे जैसे हम कर सकते हैं। उन्नति बताए, थर्ड आंसर ये आपका। माइक आपका वर्क नहीं कर रहा है। ओके गुड। चलिए तो अपन वापस अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो कह रहा है कि ए बी के अलोंग आइडियल गैस एक्सपैंड्स वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो कह रहा है इतना जूल ऑफ वर्क, यानी कि डेल्टा क्यू ए बी इज इक्वल टू डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा डब्ल्यू ए बी। ये लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन ये तो टर्म 0 हो रहा है, ये तो डेल्टा टी 0 होने से ही ये बात क्लियरली है, यानी कि डेल्टा क्यू ए बी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ए बी और ये हो गया 500 जूल और इसको हम क्यू इन की तरह देखेंगे। दिस इज क्यू इन। इतना हीट सिस्टम के अंदर जा रहा है, मतलब यू कैन राइट दिस समथिंग लाइक दिस, क्यू इन 500 जूल। उसके बाद expands adiabatically along BC and does 200 joule of work. So for process AB, delta Q BC is equals to delta U BC plus delta W BC. लेकिन डेल्टा क्यू बी सी ये तो 0 होगा क्योंकि बीसी आइडियाबेटिक प्रोसेस है और जितना जो वर्क है एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव वर्क होगा, यानी डेल्टा यू बी सी प्लस 200, यानी कि डेल्टा यू बी सी माइनस 200 जूल। अब वर्क डन ऑन द गैस अलोंग पाथ सी ए के लिए अपन देखें तो इसके लिए कुछ भी ऐसा सच बोला नहीं हुआ कि कितना हीट दिया कितना। अच्छा, व्हेन द गैस रिटर्न टू ए अलोंग सी इट रिजेक्ट्स 200 जूल ऑफ हीट टू इट्स सराउंडिंग। ओके, दिया हुआ है। सो डेल्टा क्यू सी ए इज इक्वल टू डेल्टा यू सी ए प्लस डेल्टा डब्ल्यू सी ए। अब क्यू सी ए हमको दिया हुआ है -200, रिजेक्ट किया तो माइनस लेना पड़ेगा। ये हम नहीं बोल सकते, टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं।
प्लस वर्क डन, ये तो निकालना ही है। ठीक है, सी से ए जब हम जाते हैं तो ए पर जो टेम्परेचर है, ध्यान से देखना है, बी पर वही टेम्परेचर है। ध्यान से समझो इस बात को। यहाँ पर एक चीज और ट्रिक है, ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर भी वही टेम्परेचर है, और इस पॉइंट पर कुछ टेम्परेचर चेंज होगा, वो टी डैश होगा, और ये टेम्परेचर कम होगा क्योंकि डेल्टा यू नेगेटिव आ रहा है। यानी कि तुम बोल सकते हो टी डैश इज लेसर देन टी। तो जब टी डैश से टेम्परेचर टी जा रहा है तो हमको तो प्रोसेस से कोई मतलब नहीं होता, हमको डेल्टा टी से मतलब होता है। डेल्टा टी बी सी और डेल्टा टी सी ए ये एग्जैक्टली सेम है, साइन वाइज अपोजिट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। डेल्टा टी अगर तुम बोले बी सी तो ये है हमारा टी डैश माइनस टी, जो कि लेस देन 0 था। लेकिन डेल्टा टी अगर हम सी ए बोले तो ये हो जाएगा टी माइनस टी डैश, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो वैल्यू वाइज तो दोनों सेम ही है ना, साइन वाइज अपोजिट हो जाएंगे। यानी कि ये डेल्टा यू सी ए है, क्योंकि जब डेल्टा टी सी ए सेम हो गया तो डेल्टा यू सी ए भी हमारा, इसका माइनस साइन हटा देंगे तो ये 200 हो जाएगा, मतलब -200 ये तो था ही, और ये भी हमारा 200 हो जाएगा, प्लस डेल्टा डब्ल्यू सी ए। अब इसको अगर डेल्टा डब्ल्यू सी ए निकालें तो ये हो जाएगा -400। माइनस क्यों आ रहा है? इसलिए कि कंप्रेशन का बात हो रहा है। देखो ध्यान से, गैस जो है वो कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो निगेटिव आना ही चाहिए था। क्योंकि आंसर में निगेटिव नहीं दिया है, इसलिए वर्क डन ऑन द गैस पूछ रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग टर्न है। वर्क डन ऑन द गैस बोल ही दी तो मतलब कि कंप्रेस हो रही है, तो सिर्फ वैल्यू बताना है। वर्क डन बाय द गैस अगर निगेटिव आ गया, इसका मतलब कि वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से अपने को थोड़ा सा समझ के आंसर करना है। और यहाँ पर निगेटिव है ही भी नहीं, निगेटिव अगर होता तब थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो सकता था। सब लोग ने ऐसे ही किया था। यस सर। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं लीप में, आप अगर देखोगे, और मॉड्यूल में भी आपके क्वेश्चन है। कल हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंजन, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, इसके बारे में बात करेंगे। और मॉर्निंग में क्लास होगी, टुमारो क्लास इन द मॉर्निंग। कल ही बताया था, आज फिर से बता दे रहे हैं। होपफुली कल मैक्सिमम कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ बच गया तो अपन थर्सडे उसको फिनिश कर लेंगे, लेकिन अगर थर्सडे को प्रॉब्लम्स पर ही ज्यादा फोकस रहेगा, थर्सडे को हम नया चैप्टर ही शुरू करेंगे। और इस बार हो सकता है आप लोग का कुछ एक्स्ट्रा संडे का क्लास लग सकता है, ठीक है। और वेंसडे को अगर आप लोग को टेस्ट देना हो तो मेरे को, इस वेंसडे तो कुछ नहीं है ना आप लोग का, है क्या वेंसडे को? डू यू हैव एनी टेस्ट ऑन वेंसडे? कोई बोल नहीं रहा। नो सर। तो अगर नहीं है तो अपन इस बार एक टेस्ट रख लेंगे। काफी दिन हो गया, चैप्टर्स हमारा कंप्लीट हुआ है, फ्लूइड का और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, वो एक बचा हुआ है, वो टेस्ट कंप्लीट करेंगे। तो वेडनेसडे यू विल गोइंग टू हैव अ टेस्ट ऑनलाइन। वो थर्सडे के क्लास के पहले तक देना रहेगा, कोई इशू नहीं है कि वेडनेसडे को ही देना है। आपको 1.5 घंटे का टेस्ट आप दे दीजिएगा। हाँ बोलो सर, आपने सॉलिड्स की टेस्ट ली है ग्रेविटेशन के साथ? अच्छा, ग्रेविटेशन के साथ सॉलिड्स का हो गया ना, सिर्फ फ्लूइड बाकी है ना? हाँ।
ओके ठीक है, फिर फ्लूइड का ही एक टेस्ट रख लेंगे। फ्लूइड का एक टेस्ट रख लेंगे ना, तो थर्मो का एक साथ एक टेस्ट हो जाएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि इंडिविजुअल क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, दोनों को मिला के पूरा थर्मो से एक टेस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, फिर ऑसिलेशन सेक और वेव सेक। और तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए भी मैं एक दो पेपर, बहुत सारे पेपर हमारे पास हैं, तो तुम लोग को ऐसा नहीं है कि टेस्ट के बाद भी अपन जब रिवीजन करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे टेस्ट पेपर्स आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे इंडिविजुअल टॉपिक्स पर, आप उसको करके चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। सिर्फ फ्लूइड पर टेस्ट होगा।